अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हमारी डिस्कशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन के रेलेवेंट है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जो है डिस्कशन इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में जो है डिस्कशन होनी है। एप्लीकेशन का मतलब कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का इस्तेमाल है, जो एक अरेंजमेंट एलिमेंट की गई है रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे, उसकी किधर किधर जो है वो इस्तेमाल मुमकिन है। तो यहाँ पे पहली जो एप्लीकेशन है वो है प्रेडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको हम सेट करते हैं, अरेंज करते हैं। मसलन लिबार्टी के अंदर हम जाके कोई भी एक अपरेटस सेट करते हैं और उसके अंदर सब्सटेंसेस डालते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, तो वो क्या वो वाले सब्सटेंसेस सही तौर पे आपस में रिएक्ट करके हमें जो है वो फीडबैक रिज़ल्ट की सूरत में यूज़फुल देंगे कि नहीं देंगे। मतलब ऐसा है कि अगर हम एक सिस्टम को अरेंज कर लेने के बाद जो है वो ख़सारे में तो नहीं होंगे, यानी हम अपने जो मुकर्ररा जो हदफ है उसको पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी प्रेडिक्शन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मौजूद एलिमेंट्स की जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं उनको देख के लगाई जा सकता है या पेशीन गोई मुमकिन हो पाती है। हमारे पास यहाँ पे जो है डिस्कशन का आगाज़ ऐसे करते हैं कि व्हेन वी लुक एट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इट इज़ ईजी टू प्रिडिक्ट वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। कोई भी रिएक्शन उसको सही तौर पे प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अपने सामने रखना होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ये यहाँ पे मौजूद है। इस सीरीज़ में जो रिडक्शन पोटेंशियल्स वैल्यूज़ हैं मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के, उनको हमें मद्देनज़र रखना होगा। तो उस बुनियाद पे जो है हम प्रेडिक्शन को कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के होने की। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जिंक और कॉपर है। ये जिंक है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.76 है, माइनस साइन के साथ है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल शो नहीं करता, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लाया करता है, इसलिए इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को माइनस साइन के साथ शो किया गया है। और Cu2+ आइंस जो हैं वो यानी मतलब है कि कॉपर जो है वो यहाँ पे है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट के साथ आता है, और उसके अंदर चूँकि रिडक्शन जो होती है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो सेटअप है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, जिसमें एक साल्ट ब्रिज है, एक एक्सटर्नल वायर है, इस साइड पे हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल इस साइड पे, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी हमारे एक लेक्चर में हो चुकी हुई है। आप वहाँ से ये जो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज है ये भी समझ पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास जो है एक हाफ सेल के अंदर जिंक को बतौर इलेक्ट्रोड लिया गया है एलिमेंटल फॉर्म में, और दूसरी साइड पे कॉपर को बतौर इलेक्ट्रोड लिया गया है। और इस साइड पे कॉपर सल्फेट का सलूशन, इस साइड पे जिंक सल्फेट का सलूशन। हमने रिएक्शन लगा लिया, क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, इस बात को हमने समझना है फाइनली। तो यहाँ पे कॉपर जो मेटल है इसके अंदर ऑक्सीडाइज़ करने की सलाहियत जिंक की निस्बत ज़्यादा होती है, मतलब ये जिंक से इलेक्ट्रॉन खींच सकने की पोजीशन में होता है। Cu2+ आइंस जो कि यहाँ पे एक्वस स्टेट में पाए जा रहे हैं, कैन ऑक्सीडाइज सॉलिड जिंक को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो Cu एक्वस आइंस जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं ये यहाँ पे बतौर कैथोड वर्क करेगा, कैथोड, और इस साइड पे ये वाला जो है रॉड जिंक का ये बतौर एनोड वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जो कॉपर है ये इसके ऊपर रिडक्शन हो रही होगी, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका क्यूप्रस आइंस में जब होगी तो ये क्यूप्रस सॉलिड एटम्स बन जाएंगे, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की जो वैल्यू है पोटेंशियल की सूरत में वो हासिल होगी प्लस 0.34 वोल्ट। और साथ ही साथ जो है जिंक सॉलिड एटम्स वो चूँकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पाया जा रहा है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत पाई जा रही है, वो भी किस बेस पे, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो बताएगी कि जो जिंक है इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी पाई जाती है, और यहाँ से जो उसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो होता है वो प्लस 0.76 है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जिंक जो है अपने आइंस में डिस्पर्स हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की बेस पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो इसका आया 0.76 वोल्ट, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है।
और ये इसका कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये आ गया। अब हमारे पास इस सेल की जो फिजिबिलिटी है, यानी ये सही तौर पे ये सेल के अंदर सिस्टम ऑपरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस की जो ओवरऑल सेल की जो पोटेंशियल वैल्यू है इससे अंदाज़ा लगेगा। सेल की पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करने का फार्मूला है ई नॉट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो टोटल वैल्यूज़ हैं उनको सम अप करना होगा। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि ऑक्सीडेशन सेल के अंदर हो रहा होगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि ये जो रिडक्शन सेल है उसमें हो रहा होगा, इनकी वैल्यूज़ जो है सम अप करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू देती हैं, तो वहाँ से जो है ना हमारे पास ये अंदाज़ा होगा कि वो सेल जो है उसमें होने वाला रिएक्शन फिजिबल है। अच्छा, यहाँ से जो ओवरऑल जो सेल की जो पोटेंशियल वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव साइन देती है तो हम क्या सजेस्ट करेंगे कि वो रिएक्शन फिजिबल है। द ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द सेल पोटेंशियल सजेस्ट दैट द प्रोसेस इज़ एनर्जेटिकली फिजिबल। यानी अगर यहाँ पे जैसे कि ये वाली आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो सेल पोटेंशियल वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट हो रही है, मतलब इधर भी प्लस, ऑक्सीडेशन भी प्लस और रिडक्शन भी प्लस साइन में, तो दोनों की जो वैल्यू है ओवरऑल अगर वो मतलब है कि पॉजिटिव साइन के साथ आती है तो वो फिजिबल होगा। नेगेटिव साइन के साथ कैसे आएगी कि हम इसका रिवर्स ले लें। कैसे भला कि हम कहें कि ये वाली जो जिंक है, जिंक इसको बतौर कैथोड वर्क करवाना शुरू कर दें और कॉपर को बतौर एनोड वर्क करवाना शुरू कर दें, तो कॉपर के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, जो है वो रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फिनोमिना हो रहा होगा। तो रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास यहाँ से ये जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा Cu2+ आइंस में और +2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से इमिट होंगे, तो ये वाली वैल्यू रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। ठीक है, और मतलब अब ये रिडक्शन वैल्यू नहीं होगी बल्कि ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन वैल्यू होगी। और इस तरीके से जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करवाना शुरू कर दें, जैसे कि यहाँ से है ये यहाँ से आगे जिंक सॉलिड एटम बनना शुरू हो जाएं, तो अब ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगी बल्कि ये क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीडेशन नहीं होगी बल्कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू काउंट करेंगे और इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू काउंट करेंगे। अब ये जब पहले जो कि अपनी एक्चुअल नेचर स्टेट में जो है प्लस साइन के साथ, चूँकि जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी शो करता होता है, तो वो प्लस साइन के साथ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है। अब जबकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू करेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो अपोजिट होगी, मतलब वो ऑक्सीडेशन सेंस में नहीं होगी, रिडक्शन सेंस में होगी, जो कि नेचर के बरअक्स होगी। तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव साइन, दोनों नेगेटिव साइन वाली वैल्यू जब यहाँ पे सम होंगी तो ये टोटल रिज़ल्ट जो है ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जब ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे सेल पोटेंशियल वैल्यू आएगी तब हम ये आइडिया लगाएंगे कि ये वाला जो रिएक्शन सेटअप है ये फिजिबल नहीं है। यानी यहाँ पे जब यहाँ पे जिंक को बतौर कैथोड लेंगे और कॉपर को बतौर एनोड लेंगे रिवर्स कंडीशन में, तो ये वाला रिएक्शन सेटअप फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल सेल पोटेंशियल वैल्यू है नेगेटिव साइन में ये डिनोट कर रही है कि ये रिएक्शन ऐसे नहीं चल पाएगा। ये रिएक्शन उसी सूरत में चल पाएगा जब हमें जिंक को बतौर एनोड लेना होगा और कॉपर को बतौर कैथोड लेना होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि ये जो जिंक है इसमें ऑक्सीडेशन होती है, ये बतौर एनोड वर्क करेगा, और ये जो कॉपर है इसमें रिडक्शन होती है, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव साइन में है, लिहाजा इसमें क्या होती है, इसमें रिडक्शन होती है और ये बतौर कैथोड लिया जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है जी कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ सेल। यानी ये जो सेल है इसकी जो ईएमएफ वैल्यू है, ये टोटल जो वोल्टेज वैल्यू है वो कितनी आती है, इस चीज़ को कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ईएमएफ क्या होती है। ये ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव और एफ फॉर फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इट इज़ द ड्रैग फोर्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल or higher concentration towards lower potential and lower concentration. That drag force is known as
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये किस्म की फ़ोर्स है। जैसे यहाँ पे जिंक को जब एनोड के तौर पे लिया जाएगा तो इसके अंदर बाय नेचर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ढेर सारी अमाउंट में यहाँ पे जमा हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन जो होगी नेगेटिव चार्ज की इस साइड पे ज़्यादा होगी, और इस साइड पे चूँकि Cu2+ आयंस इन अबेंडेंस हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन लोअर है। तो यहाँ से वो फोर्स जो कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट की मदद से इस साइड पे ले आने के लिए रिक्वायर होती है, वो वाली फ़ोर्स जो है वो इस सेटअप की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स कहलाएगी, जो कि मोटिवेशन काज करेगी कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन मूव करें और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हो जाएं या इकट्ठे हो जाएं या वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव है। इसकी कुछ ऐसे भी मिसाल हम समझ सकते हैं कि आप देखें पहाड़ी इलाका जात में लोग पहाड़ियों की चोटियों पे रहते हैं, उनका वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त होता है और वो जो अपने अशिया ज़रूरिया हैं वो नीचे से शहरों से जो हैं वो ले के जाते हैं। अब वो अपने ऊपर जो है वो लाद के चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की वो ऊपर जाते हैं और उनको वो फोर्स रिक्वायर होती है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि किसी भी चीज़ के इस्तेमाल के लिए जो है यूज़ हो जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करने के लिए साइड पे जो एक्सटर्नल सर्किट में जो फोर्स यूज़ हो जाएगी उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर मौजूद एलिमेंट्स, अरेंज एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैल्यूज़ हैं उनको सम अप करने के बाद ही निकाली जा सकती है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ द एलिमेंट्स ऑक्यूपाइंग अ हायर पोजीशन विल एक्ट एज एनोड एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन इट एंड वाइस वर्सा। यानी ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, इसके अंदर हम देखें कि जो एलिमेंट्स हायर जो है कंडीशंस में अरेंज किए गए हैं, ऊपर हायर पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, उनके अंदर बाय नेचर ऑक्सीडेशन होगी और एनोड के ऊपर आमतौर पे ऑक्सीडेशन होती है। ए फॉर एनोड और ओ फॉर ऑक्सीडेशन। ये जो वावल साउंड है वो आप जहन में रखिएगा बतौर हिंट। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, तो हायर पोजीशन पे लाई करने वाले ऑक्यूपाई करने वाले एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन होती है। और एज वेल द एलिमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइंग लोअर पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजमेंट, दीज एलिमेंट्स आर ऑलवेज लाई in form of cathode and reduction takes place on these elements, and the cell voltage or EMF of the cell can be calculated when। अब अगर यहाँ से एलिमेंट्स को हम लें, कोई से दो एलिमेंट्स को, तो उनकी वोल्टेज या EMF को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक चूँकि ये सीरीज़ के ऊपर हायर पोजीशन में लाई कर रहा है तो ये एनोड के तौर पे वर्क करवाएंगे, और चूँकि कॉपर जो है वो लोअर कंडीशन में लाई कर रहा है इसकी निस्बत, तो इसको हम बतौर कैथोड वर्क करवाएंगे। यहाँ पे ये हमारे पास सेटअप मौजूद है, इसी को हम बतौर एग्जांपल एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिंक को बतौर एनोड लिया गया, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होंगे। तो ऑक्सीडेशन वैल्यू और रिडक्शन वैल्यू दोनों एलिमेंट्स की उनको सम अप कर लेंगे और ओवरऑल इस सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। सेल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यूज़ को सम अप करने के बाद ये हमारे पास इस पूरे सेल का जो है वो पोटेंशियल आ गया, मीन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गई। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये आगे इस रिएक्शन को चलाने में मेन रोल प्ले करेगी, यानी रिएक्शन को मोटिवेट करने में इतनी फोर्स रिक्वायर होगी। द EMF मेजर द फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट। यानी EMF दरअसल वो एक मेजरमेंट है जिसकी बेस पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सटर्नल सर्किट की बेस पे दूसरी साइड पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी इतनी फोर्स रिक्वायर होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस एक्सटर्नल सर्किट के होते हुए इस साइड पे आके इस्तेमाल हो जाएंगे। इट गिव्स क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ वेरियस रिएक्शंस टू टेक्स प्लेस। दरअसल ये जो EMF होती है ये एक मिकदारी तयन करती है किस बात का कि किसी भी रिएक्शन के अंदर किस अंदाज में रिएक्शन अक्कर होंगे। अगर EMF जो है वो रिलेटिवली लोअर होगी तो वहाँ पे जो रिएक्शन की प्रोसीड करने की जो इस्तेदाद है या जो कैपेसिटी है वो भी लोअर होगी। जैसे कि मिसाल हम ले सकते हैं, यहाँ पे इनके दरमियान जो EMF होगी वो कम होगी। कैसे है कि यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है मसलन कि ये 0. रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, और इस तरीके से इसकी ये वाली जो वैल्यू है, अब इनके सम अप से हम जो पोटेंशियल वैल्यू होगी वो माइन्यूट होगी कंपैरिजन टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि थोड़ी सी वैल्यू जो है वो जब ईएमएफ की आ रही है तो वहाँ इस कंडीशन में लिए गए ये जो एनोड और ये कैथोड, इनके अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड होगा वो भी अपनी लोअर और थोड़ी सी वैल्यू के साथ होगा। और कंपैरिजन में जब यहाँ से ऊपर वाले कहीं किसी एलिमेंट को बतौर एनोड और नीचे वाले एलिमेंट्स को बतौर कैथोड लिया जाएगा तो उनकी चूँकि ईएमएफ वैल्यू बहुत लार्ज होगी, ज़्यादा होगी, और हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वो वाला रिएक्शन जो है वो भी सही तौर पे काफ़ी देर के लिए प्रोसीड होता रहेगा। जी तो नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ रिडक्शन पोटेंशियल इज़ ऑफ टू टाइप्स, यानी ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये सारी की सारी मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की मौजूद है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स की यानी मुख्तलिफ़ जो हैं रिडक्शन वैल्यूज़ हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दी गई हैं। और यहाँ पे ये दो किस्म की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, एक जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव सेंस में है और दूसरी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव सेंस में है। जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव सेंस में है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास यानी ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम शी कंसीडर करते हैं, यहाँ तक ऊपर वाली तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव सेंस में हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स तमाम के तमाम जब रिडक्शन पोटेंशियल बेसिस पे अरेंज किए गए हैं तो इनके अंदर इन हाइड्रोजन से ऊपर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन एज अ होल शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके रिडक्शन वैल्यूज़ मेंशन हैं विद अपोजिट साइन। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू आम तौर पे इस यहाँ पे इनके बारे में जो नेगेटिव वैल्यू जो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है, इसके बारे में हम क्या कुछ डिराइव कर सकते हैं। दीज एलिमेंट्स हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, यानी इन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जिस एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कंडीशन हूँ जिस एलिमेंट्स के अंदर, वो वाले एलिमेंट्स बतौर एनोड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और दीज एलिमेंट्स शो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये एलिमेंट्स अपने आप को शो करते हैं। कैसे भला? क्योंकि इन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी है, तो ये एक एजेंट के तौर पे वर्क करेंगे। और ये कौन से एजेंट होंगे? जो दूसरों के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन यानी करने का सबब बन सकें, यानी दूसरों को काम करवाने वाले एजेंट होते हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि ये दूसरों के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का सबब बनते हैं। और इस हवाले से इनके अंदर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब ये एलिमेंट्स एज अ होल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकते हैं। और कौन से एजेंट के तौर पे अपने आप को शो करते हैं? बतौर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क करते हैं, यानी ख़ुद की इनकी ऑक्सीडेशन होती है और दूसरों के अंदर यानी कि ओवरऑल ये यानी दूसरों के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का सबब बनते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके ख़ुद ऑक्सीडाइज हो गए, दूसरों को रिड्यूस कर दिया, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है इसके अंदर दूसरी किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो पॉजिटिव सेंस में आती है। तो पॉजिटिव सेंस वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, ये शी वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे की जानिब लाई करते हैं। और ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या डिराइव उससे हम कर सकते हैं? दीज एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत पाई जाती है। और जो एरिया एलिमेंट्स का वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हो वो ओवरऑल कैथोड के तौर पे वर्क करता है किसी भी वर्किंग के अंदर, किसी भी सेल सेटअप के अंदर। तो यहाँ पे दीज एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब क्या है कि ये बज़ाते खुद रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, यानी ये वो रिड्यूस जाते हैं। लेकिन एजेंट ये कौन से हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कैसे भला? कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवा लेते हैं। मतलब दूसरों का काम कौन सा करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवा देने वाला। इस बुनियाद पे इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इनकी एग्जांपल कौन सी होती हैं? फ्लोरीन, हैलोजन। हम जनरल बेसिस पे हम कह रहे होते हैं कि ऑल हैलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑल अल्कली मेटल्स आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट।
जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की वो है रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मीन मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर अरेंज की जाती हैं, जैसे कि लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, इनकी जो रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी है, एक दूसरे के लिहाज से रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उसको भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से डिफ़ाइन किया जा सकता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एलिमेंट्स इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मतलब इनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं, इनकी बुनियाद पे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर दिखाई गई हैं, इनकी बुनियाद पे इन एलिमेंट्स की जो है वो रिएक्टिविटी को डिफ़ाइन किया जा सकता है। जैसे कि इनकी कैटेगरीज़ हैं कि अगर 3 कैटेगरीज़ हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे कि यहाँ पे हैं, और कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अच्छा, अब इनके जो है ना इनकी रिएक्टिविटी की जो वैल्यू है, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है इनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ की बेस पे। जो मेटल एलिमेंट्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर नेगेटिव रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉप पे पाए जाने वाले, यानी जो इसके हाई पोजीशन पे पाए जाने वाले सीरीज़ में एलिमेंट्स हैं, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है। उनको हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल एलिमेंट्स, और कंपैरेटिवली दूसरे मेटल एलिमेंट की निस्बत, और जिनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल की होती है। जैसे कि दीज ऑक्यूपाई सराउंडिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब ये कि ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर यहाँ पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स, और यहाँ पे ये कॉपर और थोड़ा उसके इर्द गिर्द गिरदो पेश में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, यानी मीन के हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर नीचे सराउंडिंग में पाए जाने वाले एलिमेंट्स मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू तकरीबन पॉजिटिव सेंस में होती है। जैसे कि हमारे पास ये जो नीचे वाले हैं, जिसमें मरकरी आ जाता है, Hg यहाँ पे आ रहा है, ये मरकरी है, और इस तरीके से इधर गोल्ड आ रहा है, Au, और Ag दरमियान में आ जाता है। ये ऐसे मेटल्स हैं, कॉपर भी कह सकते हैं हम इसको, इसी क्लास में आएगा, जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ रही है, और इनको नोबल मेटल एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है, जैसे कि कॉपर है, और सिल्वर है Ag, और गोल्ड है Au। इन एलिमेंट्स को हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये सारी जो क्लासिफिकेशन हुई है मेटल एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बेस पे, ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल हो पाई है जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ स्टडी को ज़ेरे गौर रखा है। जी स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारे पास जो 2 एप्लीकेशन है वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड है। मुख्तलिफ मेटल्स जो हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बेस पे हम इस चीज़ को भी डिफ़ाइन और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सच मेटल्स एलिमेंट्स हुज़ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज़ पॉजिटिव, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव सेंस में हो। जैसे कि हमारे पास कॉपर एक एलिमेंट है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है। मरकरी एलिमेंट है, ये एक मेटल एलिमेंट है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस है। Au गोल्ड है, Ag है, ये तमाम के तमाम पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शो करते हैं। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है कि इन मेटल एलिमेंट्स के अंदर जो लेसर टेंडेंसी है, हैज़ पॉजिटिव साइन एंड हैज़ लेसर टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत कम से कम है। एंड वीकर इज़ इट्स टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, मतलब कोई भी डाइल्यूट एसिड अगर इन किस्म की मेटल एलिमेंट्स जिनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ आती हूँ, उनके साथ जब मिलाया जाएगा तो कभी भी ये जो एलिमेंट्स मेटल एलिमेंट्स हैं उस डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं करवाएंगे। हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऊपर से हम जो है वो गोल्ड डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेगी। मतलब है कि Au गोल्ड है, HCl के साथ इसको मिलाया गया, और हम देखें कि वहाँ पे गोल्ड का साल्ट बन जाए AuCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस बबल्स की सूरत में इवेपोरेट हो जाए, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। जबकि ऐसे मेटल एलिमेंट्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव सेंस में हो,
या हम कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जैसे कि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव सेंस में है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हो, यानी ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकने की सिचुएशन में हो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन गैस को देगा। कैसे भला कि इसके अंदर इसने तो फ़ौरन से Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके अपने आप को Zn2+ स्टेट में लेके चले जाना है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये HCl, चूँकि यहाँ से इनके दरमियान यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, H+ आयन बनेंगे और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, मतलब तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसको प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज यहाँ पे 2H+ आइंस हों, यहाँ पे भी 2 लिए गए हों, तो यहाँ से 2H मीन H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। हर एक हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस में तब्दील होता जाएगा और लिबरेट हो जाएगा। तो ये है सिचुएशन मेटल्स की डाइल्यूट एसिड। ऐसे मेटल एलिमेंट्स जिनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो, वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने का बायस नहीं बन सकते, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो, वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट काज करते हैं, इसकी लिबरेशन काज होती है। लास्ट पॉइंट जो है एप्लीकेशन वाइज वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें किसी भी मेटल का साल्ट मौजूद है, जैसे कि कॉपर सल्फेट यहाँ पे पाया जा रहा है, इसका ब्लू कलर है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम आयरन का यानी हम आयरन डाल देते हैं, मसलन ये आयरन का राड डिप करवाते हैं Fe का, तो क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें जब ये इंटैक्ट होगा, क्या भला एक और एलिमेंट मेटल एलिमेंट आयरन, अगर वो आयरन जो है अपने तौर पे अपनी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो नेगेटिव कंडीशन में रखता हो, मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा हो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ज़्यादा होने की वजह से चूँकि हायर पोजीशन पे लाई करता है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्या करेगा ये अपने ही यानी अपने ये जो सेम कंडीशन में ये जो साल्ट है इसमें से Cu को लिबरेट अलहदा कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो हायर है कॉपर की निस्बत। कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल विजिबल है, और आयरन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विजिबल है। तो ये इसकी ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है ये है +0.44, ये है इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, जबकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू -0.34 है। लिहाजा ये डिस्प्लेसमेंट काज करेगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होगा, जब Fe इसका कंटेक्ट किया जाएगा इसके 1 मोलर सोल्यूशन के साथ, तो यहाँ से जो रिएक्शन होगा वो होगा FeSO4 प्लस इसमें आइंस बन जाएंगे साथ में एक्वस आइंस Cu2+ आइंस। ठीक है, यहाँ पे Cu2+ आइंस बन देंगे। जबकि ऐसा एक और सूरत में भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जिंक सल्फेट का यहाँ पे जिंक सल्फेट हो, या हम कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट हो, MgSO4 हो, ये साल्ट है यहाँ पे पाया जा रहा है सॉल्यूशन केस में, और इसके अंदर यहाँ पे MgSO4 पाया जा रहा है इसमें, और ऊपर से हम एक राड जो है वो जिंक का डाल दें इसके अंदर, जिंक का, तो हमारे पास ये Mg है, और इसका साल्ट जब MgSO4 यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा और जिंक को डिप करें तो जिंक इसमें से MgSO4 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर जिंक इसके अंदर ऐड करें MgSO4 के अंदर तो यहाँ से ZnSO4 नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ZnSO4 के बनने के लिए जो साथ वाला मेटल है, डिस्प्लेस करने वाला मेटल इस साल्ट को सॉल्यूशन में से, उसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो इस साल्ट में मौजूद मेटल एटम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू से कम ज़्यादा होनी चाहिए। ये है हमारा सारे का